नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वैसे वैसे और ज्यादा एक्टिव हो रही है। राहुल गांधी पहले तो बिहार में बिहार बंद के लिए चले ही गए थे, वोटर लिस्ट और वोटर सर्वे को लेकर के। एक बार फिर भुवनेश्वर में उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है और कहा है कि महाराष्ट्र की तरह बीजेपी बिहार में भी चुनाव चोरी करना चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका तो स्वागत करूंगी, लेकिन ये भी समझना चाहूंगी कि चुनाव चोरी क्या होता है। अभी तक वोट चोरी सुना था, बूथ कैप्चर सुना था, डराना धमकाना सुना था, पोलिंग तक पहुंचने ना देना सुना था। लेकिन महाराष्ट्र में भी गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ और वो जनता की बहुत बड़ी बेइज्जती है, जनादेश को चोरी करना। जनता का आदेश है, वो डेमोक्रेसी में स्वीकार करना पड़ता। एक नया शब्द लाए हैं, चुनाव चोरी। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि चुनाव से पूर्व इस प्रकार के बयान देना चुनाव की हार का कन्फेशन होता है। अच्छा, ऐसा आप मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे नहीं, बच्चे कहने लगते हैं जिनको फेल होने की उम्मीद होती है, बुखार आ गया, किताब ये हो गई, सो गया, सिलेबस से बाहर आ गया। आपने सिलेबस कहा तो मुझे याद आया कि पॉलिटिकल जो डिक्शनरी है उसको नए नए शब्दों के साथ, नई नई वोकैबुलरी के साथ राहुल गांधी इनरिच कर रहे हैं। उसका फायदा उनको बिहार चुनाव में कितना मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। बिहार की जनता तो सबसे जागरूक है। समग्र क्रांति भी वहीं से हुई है और आज नहीं, गुप्त काल से लेकर और अब तक बिहार जो डिसीजन लेता है वो बड़ा सोच समझ के लेता है और वहाँ का मतदाता बहुत जागरूक है और डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास है उनका। पहली पंचायत भी वैशाली की ही है और चाणक्य जी की कर्मभूमि है। गुप्त काल जो भारत का स्वर्ण युग था वो वहाँ से, नालंदा का राज्य है वो। कोई फायदा नहीं मिलने वाला है और इस प्रकार के बयान देते हैं तो फिर उनका नाम आप लोगों के मुंह से पूरे देश भर के पत्रकार हम लोगों से पूछते हैं। तो ये चर्चा पर्चा में आने का एक सस्ता तरीका है। अच्छा, लेकिन हमने देखा है कि जब भी चुनाव आता है, कोई भी अगर कार्य होते हैं चुनाव आयोग की तरफ से या इस तरह के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से, हालांकि सर्वे को जो चुनाव आयोग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं होता है। जिन लोगों का संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है, उन्होंने तो सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना रखा था। उन्हीं के समय तोता कहा गया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अपनी संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों से जरा भी ऊपर नहीं जा सकता और जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सब के लिए होता है, जिन्होंने भी एक मोहर लगा दी है उनके का। मतदाता पुनरीक्षण सूची इसलिए पुनरीक्षण किया जाता है जिससे बोगस वोटर ना रहें, दो जगह ना रहें, किसी भारत का नागरिक ना हो और आपका वोटर बन जाए। तो क्या भारत के लोग विदेश में जा कर के ट्रेस पास करके या बाउंड्री पार करके या घुसपैठिए के रूप में जा कर के, कुछ देश ऐसे हैं वहाँ तो गोली मार दी जाएगी। तो ये जो एक सहिष्णुता है, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। चुनाव आयोग को जो शक्तियाँ हैं उसका उपयोग कर रहे हैं और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तब भी मतदाता सूची में पुनरीक्षण होगा। जैसे जैसे बिहार का चुनाव सामने आ रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग के साथ साथ एक बार ईवीएम फिर से बदनाम होने वाली है। मैं समझना चाहती हूँ कि कितना घपला हो सकता है। मैंने इन सवाल ये आते हैं तो फिर थोड़ा सा पूछा भी, क्या ईवीएम में कोई नई बटन आ गई है? क्या ईवीएम में रिमूव की कोई बटन अलग से आ गई है? क्या ईवीएम की सील तोड़ करके वैसी सील लग सकती है? क्या ईवीएम सील होते हुए इलेक्शन के सभी पार्टियों के एजेंट की सहमति होती है? तो कहा ऐसे ही हुआ, परिवर्तन तो नहीं कर दिया आपने? नहीं साहब, जब लेआउट होती है तो पहले आप ऐसे दिखाते हैं, सील सब दिखाते हैं, हाँ सब दिखाते हैं। आज तक किसी
काउंटिंग एजेंट ने विरोध किया है कि सील टूटी हुई है? नहीं है। ईवीएम कई बार बंद हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक बंद हो जाती है, तो ऐसी एक और दो मशीनें आ जाती हैं एक बूथ की, तो वो इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट तो काउंटिंग में आते हैं, इलेक्शन एजेंट होते हैं जो मतदान केंद्र के, तो उनकी सहमति दस्तखत कराते हो। तो जब कोई नया सिस्टम नहीं आया है, वही ईवीएम है। अच्छा, ईवीएम घूमती हैं, ईवीएम यूपी का चुनाव कराती हैं, फिर वो चली जाती हैं पंजाब के चुनाव में, तो वो चली जाती हैं दक्षिण के चुनाव तो में। वहां तो पंजाब में तो तो सभी क्षेत्रीय दलों ने, अब ये भी देखो भारत की डेमोक्रेसी कि जो दिल्ली में राज करता है जरूरी नहीं है वो देश में राज करे हर सूबे में, तो सभी में उदाहरण तौर से भोले वाले मतदाताओं को, बिहार या कहीं के भी जो मतदाता हैं उनको कंफ्यूजन ना पैदा हो, परसेप्शन गलत ना जाए, तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। 2004 और 2009 के चुनाव में, मैं अब सत्ता पक्ष की बातें कम करूँगा, ईवीएम से मनमोहन सिंह जी ने सरकार बनाई। क्षेत्रीय दल 7 से 12 मायावती जी ने यूपी में पूर्ण बहुमत, 12 से 17 अखिलेश यादव जी ने पूर्ण बहुमत ईवीएम से और चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग के निर्देशन में ईवीएम से। दिल्ली में जहां हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं वो 2-3 बार आम आदमी पार्टी ने बनाई और इस समय चल रही है पंजाब में। इसके बाद तमिलनाडु में डीएमके ने, और तमिलनाडु में एआईडीएमके ने भी, टीडीपी ने भी और कांग्रेस ने भी आंध्रा में, तेलंगाना में कांग्रेस ने, और उसके पहले एक क्षेत्रीय दल ने, उड़ीसा में नवीन पटनायक साहब इस इलेक्शन तक। अच्छा, क्या मजेदार बात है कि लोकसभा और विधानसभा वहां साथ में होते हैं। अब जनादेश देखो कि एमपीज आ जाते हैं एनडीए के और एमएलए आ जाते थे नवीन पटनायक साहब की बीजू जनता दल के। अब वही एक ही दिन दो मतों का प्रयोग होना है, तो क्या करता है कोई, ये एमएलए वाली उनको दे देते हैं कि आप अपनी बना लो, एमपी वाली हमें दे दो। इससे ज्यादा मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। और जो बहुत आरोप लगाते हैं खासतौर से तृणमूल कांग्रेस के लोग, वो बहुमत की सरकार बना रहे हैं ईवीएम के द्वारा। तो वहां का भी जनादेश देखो, हमारे 17-18 एमपी आ जाते हैं। दिल्ली सबसे गजब का उदाहरण है इस बार के चुनाव को छोड़ के, कि 7 एमपी बीजेपी के 14 में, और दिल्ली के केंद्र के चुनाव के बाद सबसे पहला इलेक्शन ही आता है हरियाणा और अपना दिल्ली राज्य, तो केजरीवाल साहब की बन गई। फिर 19 में हमारे 7 एमपी आए, फिर सरकार उनकी बन गई। फिर 24 में हमारे 7 एमपी आए, लेकिन अब हमने वो भी बना ली। तो यहाँ मतदाता कई बार 3 कर देता है कि वो एनडीएमसी में, केंद्र विधानसभा में और केंद्र में अलग अलग, किसी को 2 वोट दे देता है, किसी को 1 वोट देता है। तो आप ईवीएम वाला तो चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर देना चाहिए। अच्छा, एक और क्योंकि पंजाब की चर्चा हो रही है, आम आदमी की बात आई है, तो आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां उन देशों में चले जाते हैं जहां 10-10 हजार की आबादी है, एक अवार्ड लेके चले आते हैं। हमारे देश में तो 10,000 देखने के लिए 10,000 लोग सिर्फ जेसीबी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको ये भी कहना चाहिए कि उनके कॉमेडी शो में भी 10,000 लोग आ जाते थे। तो एक कॉमेडियन से, चीफ मिनिस्टर बनने वाले आदमी से राजनीतिक सोच वाला गंभीर बयान की हम लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं। दूसरा, वो छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि भारत में नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट बहुत छोटी हैं। मैं 22 लाख मतदाताओं पर एमपी बना हूँ, गोवा में 10 लाख मतदाता हैं, 12 लाख, तो हम क्या कहें कि हम गोवा से बड़े हैं? नहीं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो हम 4 लाख पर एमएलए बनता है, कहीं पुडुचेरी में 10,000 पे बन जाता है, लेकिन माननीय विधायक हैं वो। तो हम अपने देश में भी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, छोटी स्टेट्स हैं, उनको उतना ही इज्जत देते हैं। तो पद के अनुसार, कद के अनुसार नहीं होना चाहिए, पद का सम्मान होना चाहिए। तो वो छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन सार्वभौमिक देश हैं। उनकी दुनिया के देशों में जब गिनती आती है तो उनका नंबर की वो काउंट होते हैं। और ये बहुत अभी भी मेरे दिमाग में ये विचार आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय जिसकी सिद्धांत में है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कूटनीतिक अंत्योदय है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे देशों में जाकर के जाते हैं तो उनका मनोबल कितना बढ़ता होगा। उनको लगता होगा विश्व का विकसित बनने वाला राष्ट्र के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए हैं। एक सवाल, तो हमारे यहाँ तो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का है जी, यहाँ तो राजा रंग में दोस्ती होती है। कांवड़ियों पे फिर विवाद चल रहा है, कैसे देखते हैं वो जो नाम उजागर कांवड़ यात्रा द्वापर त्रेता से चल रही है।
शिव हैं, काशी हमारी ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। तो कांवड़ यात्रा तो हमारा पुराना है, अब संख्या उसकी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं, वो उसमें कोई दंगा ना हो जाए, कर्फ्यू ना लग जाए, हत्याएं ना हो जाएं, उसके लिए प्रिवेंटिव इज ऑलवेज बेटर देन केयर। दूसरे धर्म के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि यदि मुहर्रम का पाक महीना है तो कोई डीजे बजाए गाने खुशियों की तो अच्छी बात नहीं लगती है। तो हमें एक दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, और छद में दुकान का नाम रख के, अपने हाथ में कलावा बांध के कुछ दिनों के लिए अपना नाम हिंदू उच्चारण करवा करके केवल दुकानदारी के लिए कर रहे हैं, तो क्या होता है, ऐसे में एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है और स्वयं को आत्मग्लानि महसूस होती है जब कोई उनका व्रत टूटता है। अंतिम सवाल है, छांगुर बाबा जो जलालुद्दीन है उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत आए हैं। उनमें से आया है कि धर्मांतरण के लिए उसको 500 करोड़ की फंडिंग हुई थी। हाँ। जिसमें से 200 करोड़ के पता चल रहे हैं, 300 करोड़ नेपाल के रास्ते से आया है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, उनका हुआ नहीं है। कुछ धर्मों में ये प्रचार किया जाता है कि यदि आप किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर लेंगे और उससे ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे तो ये सवाब है। आपने धर्मांतरण करा दिया तो ये कई हज के बराबर है। आपने इस प्रकार से किसी को धर्मांतरण करा दिया तो ये ज़कात से भी ज़्यादा काम है। किसी धर्म के रीत रिवाज, पूजा पद्धति, सिद्धांत से प्रभावित होकर कोई धर्मांतरण करे वो एक अलग बात है, लेकिन गरीब लोगों को टारगेट करके प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना एक गंभीर अपराध है। इसीलिए आजकल घर वापसी हो रही है कि कुछ लोगों को बहका दिया जाता है, चमत्कार और दिखाए जाते हैं, और ये गंदे ताबीज से निसंतान को बच्चे पैदा होने की स्थिति में, या एक फर्जी अल्ट्रासाउंड करा करके किडनी में स्टोन दिखा दिए और फिर कुछ झाड़ फूक के अगला अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें नहीं आए, किडनी में स्टोन थे ही नहीं उसके। तो ये जब तक अशिक्षित लोग रहेंगे तब तक धर्मांतरण होगा, और ये एक गलत है। उन पर जो कार्रवाई हो रही है वो विधि सम्मत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कई मुद्दों पर एसपी सिंह बघेल जी ने हमारे साथ बात की, लेकिन चुनाव से लेकर के समाज तक जिस तरह से चीजें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक संकेत भी दे रहा है कि हमें कितना सचेत होने की जरूरत है। जय हिंद।